रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। क्या है पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं साथियों। जापान के टोक्यो राजधानी में ओलंपिक्स हो रहे हैं। जापान का अपना एक फ्लैग है, उस फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग है जिसका नाम है राइजिंग सन। राइजिंग सन, जैसे अपने आप बोलते हैं तिरंगा 3 कलर के होने के कारण हम अपने नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बोलते हैं, ऐसे ही जापान में जो इनका नेशनल फ्लैग है उसका नाम है द राइजिंग सन। अब ये जो राइजिंग सन नामक आपका फ्लैग है, इस राइजिंग सन नामक फ्लैग का हाल ही के अंदर विरोध हो रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। आप यहां पर इस प्रकार से कुछ बैन की हुई तस्वीरें देखिए जिसमें कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? बैन दी राइजिंग सन फ्लैग। अब आप पूछना चाहेंगे ये राइजिंग सन फ्लैग होता कैसे? आप इन फोटोज को देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि लोग साउथ कोरिया के अंदर, सियोल के अंदर, अब देखिए झंडा कहां का है? जापान का है। विरोध कहां हो रहा है? साउथ कोरिया में हो रहा है। साउथ कोरिया के लोग कह रहे हैं कि जापान वाले जो हैं वो अपने राइजिंग सन वाले फ्लैग का उपयोग ना करें। अब इधर देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं कि ये साउथ कोरिया के अंदर जापान की एम्बेसी के बाहर जापान के राइजिंग सन वाले फ्लैग को जलाया जा रहा है कि इस झंडे का उपयोग ना करा जाए। राइजिंग सन जो फ्लैग है, इसके पीछे की अब कहानी सुनिए। देखिए, अगर आप जापान के वर्तमान फ्लैग की बात करते हैं तो साथियों यहां पर यह फ्लैग आपको दिखाया गया है। यह जापान का वर्तमान झंडा है। अब आप पूछेंगे सर ये जापान का वर्तमान झंडा कहना क्या चाहता है? अब आप ऐसे समझिए, आप लोगों ने अक्सर जब भी कभी मैप पढ़ना शुरू किया तो आपको इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ाई गई। इंटरनेशनल डेट लाइन से बिल्कुल लगा हुआ ही जापान हमें पढ़ाया जाता है। जब हम जापान को देखते हैं तो हमको बचपन से यह याद कराया गया है कि सूर्योदय का देश कौन सा है। सूर्योदय यानी सबसे पहले दिन के अंदर सूर्य कहां उगता है, तो आंसर आता है जापान का। इसी चीज को जापान अपने झंडे में दिखाता है। अब आप पूछेंगे कि क्या जापान के झंडे से कोई दिक्कत है क्या? इस फ्लैग से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये जापान का आज का झंडा है। इस झंडे में ये जो निशान है ये दिखा रहा है कि सूर्य उग रहा है, राइजिंग सन। अब आप पूछेंगे तो फिर इसका ही विरोध हो रहा होगा? जी नहीं, अभी सुनिए। ये जो आपको दिख रहा है ये जापान का वर्तमान फ्लैग है और ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि जापान उगते हुए सूर्य का देश है। हो गई यहां तक बात? अच्छा, अब एक और झंडा देखिए। अब आप इस झंडे को पहचानिए, ये भी जापान का एक झंडा है। अब दो झंडे हो गए, एक तो ये वाला फ्लैग हो गया और एक ये वाला फ्लैग हो गया। ये कौन सा फ्लैग है? अब इसे पहचानिए। ये भी राइजिंग सन है, लेकिन अगर मैं इस फ्लैग के अंदर लाइनें बना दूं तो ऐसा फ्लैग बन के आ जाएगा। अब ये कितनी लाइंस हैं? ये है 16 लाइंस। कितनी लाइंस है? 16, 1 2 3, अगर इन्हें काउंट करोगे तो कुल मिलाकर के ये 16 लाइंस हैं। ये 16 लाइंस वाला जो फ्लैग है इसका विरोध हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर इसका विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा विरोध कि लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर के झंडे को जला रहे हैं। मतलब ये तक हो रहा है कि यहां पर जो शिंजो आबे हुआ करते थे उनके आगे भी मूछें लगा दी गई हिटलर वाली, यानी हिटलर और इनको मैच कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि विरोध में लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जर्मनी के अंदर हिटलर के समय पर जो नाजीवादी विचारधारा के लोग हुआ करते थे, हिटलर के समर्थक हुआ करते थे, वो स्वास्तिक का निशान यूज किया करते थे। स्वास्तिक देख रहे हैं आप, ये वाला स्वास्तिक जो आप देख रहे हैं, बोले ये स्वास्तिक का उपयोग किया करते थे। तो बोले बिल्कुल वैसे ही हमें इस बात की याद दिलाता है। तो अब अल्टीमेटली हमें यह तो समझ में आ गया विरोध बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जापान का क्या यह झंडा आज भी यूज में आता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि इस झंडे का विरोध साउथ कोरिया क्यों कर रहा है? तो चलिए इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। साथियों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जापान और कोरिया, अगर मैं आपको पहले मैप में दिखाऊं तो आप इसे इस प्रकार से पहचानिए। देखिए, यदि आपको मैप दिखाया जाए तो इंडिया के पूर्व की तरफ, अभी आप जो इंटरनेशनल मैप देख रहे हैं उसे इस प्रकार से पढ़िए। मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो आप अपने पूर्व की तरफ देखिए, आपको पूर्व की तरफ चाइना दिखा, अपने भारत के पूर्व की तरफ चाइना दिखा। चाइना से भी पूर्व की तरफ आप निकलेंगे तो आपको यहां पर जापान दिखेगा। ये जो जापान है साथियों, इस जापान के जस्ट सामने साउथ कोरिया है। ये रहा
कोरिया। अब आप पूछेंगे क्या केवल साउथ कोरिया है? नहीं, ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया है, नीचे की तरफ साउथ कोरिया है। 38 पैरेलल हम पढ़ते आए हैं। अच्छा, अब साथियों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 1905 के दौरान, पहले मैप में इस बात को समझने का प्रयास करें कि जापान और कोरिया, पहले इसको भी और अच्छे से समझते हैं। जापान एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है, जिसके अंदर 4 प्रमुख आइलैंड हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 आइलैंड से बना हुआ देश है। इसके जस्ट सामने एक पेनिनसुला है जिसे हम कोरियन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला का अर्थ एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो कोरिया 1, 2, 3 तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बात है 1905 की। कब की बात है? 1905 की। 1905 में जापान की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि इसने अपनी शक्ति के दम पर अपने आसपास के देशों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। जापान इतना एग्रेसिव हो गया था, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की उसके अंदर भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने सैनिकों के दम पर इस कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, साथ में चाइना पर कब्जा कर लिया, चाइना का ये जो पूर्वी हिस्सा है इस पर लगभग इस पर कब्जा कर लिया, ताइवान पर कब्जा कर लिया, साथ में यहां पर फिलीपींस दिख रहा है इस पर कब्जा कर लिया। साथियों एक समय था जब जापान बहुत ही ज्यादा दुनिया में कहा जाता था कि नृशंस प्रकार का देश है जिसके अंदर दया भाव नहीं है। मतलब जापान को क्रूर जिसे कहते हैं, क्रूअल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, निर्दयी, उस प्रकार का देश हुआ करता था। इस देश के बारे में यह कहा करते थे कि कोई भी गुलाम अगर रहना भी चाहता है तो वो अंग्रेजों का गुलाम रह करके ज्यादा गुलामी जी लेगा। ये इतना गंदा गुलामी करता था, मतलब इतनी क्रूअल्टी थी इसके अंदर, इतनी निर्दयता थी, इतनी निर्ममता थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या करते थे ये लोग? जापान की सेना क्या करती थी साथियों कि ये कोरियन पेनिनसुला पर जब 1905 में कब्जा करने गए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पूरी तरह इन्होंने अपना प्रोटेक्टरेट बना लिया, यानी कि इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब जो हरकतें इन्होंने की वो मैं आपको बताता हूं। ये अपने साथ में जब विजय पर निकलते थे तो इसी वाले फ्लैग को लेके निकलते थे। अब आते हैं पहले वाले पॉइंट पर। तो जब ये वाली बात है तो इसको ऐसे रिलेट करके सुनिए कि जापान जब कब्जा करने निकलता था तो जो उसका झंडा हुआ करता था उस समय का, वो झंडा राइजिंग सन वाला होता था जिसमें 16 एरे बने हुए थे। वो जो 16 धारों वाला जो फ्लैग था उसका उपयोग करके ये इन पर अटैक करने जाया करता था। फिर बोले सर अटैक में ऐसी निर्दयता का क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा निर्दयी था ये? अब कितना निर्दयी था इससे अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये यहां पर जहां जाता था वहां लोगों की निर्मम हत्या करता था, वो तो सही है, लेकिन जो महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अत्याचार करता था वो आज तक भी मतलब उसके घाव धोए नहीं गए हैं। अर्थात ये महिलाओं और बच्चों के साथ जो इसकी की गई हरकतें थी वो आज तक मतलब लोगों के अंदर आज भी जिंदा है। मतलब लोग उसको इस प्रकार से देखते हैं। मैं कुछ फोटोज लाने की कोशिश कर रहा था, मुझसे मिस हो गई हैं, कुछ तस्वीरें लाने की कोशिश कर रहा था। असल में जापान साथियों करता क्या था, आप कुछ इस वीडियो के माध्यम से भी देखने का प्रयास करें कि जापान जब पुराने समय में अटैक करने जाता था तो अपने साथ में इस राइजिंग सन वाले फ्लैग को लेकर के जाता था। आज भी ये राइजिंग सन वाला जो फ्लैग है ये जापान की नेवी यूज करती है। जापान का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है ये, जापान की नेवी इसको यूज करती है और इस फ्लैग के माध्यम से ये युद्ध करने जाता था। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जब टोक्यो ओलंपिक हुए तो टोक्यो ओलंपिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साउथ कोरियंस को यही वाला फ्लैग दिखा रहे हैं। अच्छा, इस फ्लैग की कहानी क्या है? कहानी इस प्रकार से है कि ये याद दिलाता है साउथ कोरियंस को, क्या याद दिलाता है कि तुम प्रताड़ित थे हमारी वजह से, यानी साउथ कोरिया वाले प्रताड़ित थे जापान की वजह से। एक पॉइंट। दूसरा, साउथ कोरिया में प्रताड़ना के नाम पर जापान के सैनिक यहां की महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया करते थे। आप सोच के देखिए कि ऐसी हरकतें शायद ही कहीं आपने युद्ध में सुनी हो। ये बहुत ही निर्ममता और निर्दयता की बातें जो सुनने को मिल रही हैं, इन्हें आप ऐसे समझें कि यहां से जापान की जो सैनिक जाया करते थे, क्योंकि ये पूरी तरह कब्जा करने
करने जाते थे तो यहां की रहने वाली जितनी भी महिलाएं होती थी या बच्चियां होती थी उन्हें ये अपना सेक्स स्लेव बनाया करते थे और यहीं पर मतलब इनके वैश्यालय खोल दिए जाते थे जहां पर जापानी सैनिकों का आराम गाह हुआ करते थे। ये जो सेक्स स्लेव वाली बात है ये पूरा की पूरा बेल्ट इस जापान से आज तक पीड़ित है, यानी कि ये जापान को जब भी याद करते हैं तो खून खौलता है जिस बात पर, वो क्या है, साउथ कोरिया का जापान के साथ, चाइना का जापान के साथ और फिलीपींस का जापान के साथ किया गया, ये जो जापान का इनके साथ किया गया बर्ताव है। जो पुरुष होते थे उनसे यहां पर कृषि करवाई जाती थी, यानी कि एक प्रकार से एक ऐसा आक्रांत था जो अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता हो। यह झंडा साउथ कोरियंस को उसी दिन की याद दिलाता है जब इस जापानियों ने अटैक किया था। जापान जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद बर्बाद हुआ, उसके बाद जापान ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर लिया। वो पूरी तरह दुनिया के अंदर शांति का पाठ पढ़ाने लगा। शांति का पाठ पढ़ाने वाला जो जापान है उसका जो इतिहास है वो उसका साथ नहीं छोड़ता। वैसी मानसिकता के बहुत से लोग आज भी जापान में रहते हैं और वो जापान में रहते हुए जब साउथ कोरियंस वहां आए हैं तो अपने उन्हीं दिनों को दिखाने के लिए वो फ्लैग लहरा रहे हैं। जब वो फ्लैग लहरा रहे हैं तो जापान ने, वो साउथ कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को 2019 में कहा कि यदि आप लोगों ने हमारे जाने के बाद भी टोक्यो में हो रहे मैच में अगर हमें कहीं भी फ्लैग दिखाई दिया तो हम साउथ कोरियन टीम के माध्यम से कोई मैच नहीं खेलेंगे। यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को यह सख्त हिदायत थी कि जहां पर भी साउथ कोरियन लोग मैच खेलेंगे वहां पर कोई भी स्टेडियम में उस झंडे को लहरा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में हो क्या रहा है कि स्टेडियम में तो वो झंडा नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि वो वर्तमान में जापान का नेशनल फ्लैग भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो जापान की नेवी का फ्लैग है और जापान के लोग ये कहते हैं कि ये तो हमारी ऐतिहासिकता का प्रमाण है, यानी कि हमने 1905 में ही इसका उपयोग नहीं किया था, हम तो उससे पहले भी इसका उपयोग करते आए हैं, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में साउथ कोरिया के जहां लोग रुके हुए हैं उनकी होटल्स के बाहर या फिर जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वहां पर जापान के कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी लोग उन झंडों को दिखाकर उनको चिढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में साउथ कोरिया ने फिर से स्ट्रॉन्ग कंडेम किया है और स्ट्रॉन्ग कंडेम के नाम पर जापान की एम्बेसी जो सियोल में है, दक्षिण कोरिया की राजधानी में है, उसके बाहर झंडे जलाए जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत ही इंटेंस विषय है। पर आपके मन में एक सवाल जरूर बनेगा और सवाल यह होगा, जैसा कि आपने कहा कि सर कोरिया के साथ ऐसा हुआ था तो चाइना के साथ भी ऐसा हुआ था, इन झंडों से फिर चाइना को मिर्ची क्यों नहीं लग रही है? मिर्ची तो चाइना को भी लगनी चाहिए क्योंकि आप ही ने कहा कि ईस्ट चाइना वाले हिस्से पर भी जापान का कब्जा था। तो ऐसी स्थिति में यहां के लोगों को कोई बुराई क्यों नहीं लग रही है जबकि चाइना ने अपने बहुत सारे लोग मैच में भेजे हैं? तो मुद्दा यह है साथियों, चाइना के अंदर मीडिया और लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक सरकार ना चाहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से शिंजो आबे, वो सरकार की तरफ से जो शी जिनपिंग है, वो शी जिनपिंग इन दिनों जापान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शी जिनपिंग जल्दी ही जापान की यात्रा पर जाएंगे और यहां के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जापान की मीडिया और जापान के लोग इस चाइना के मीडिया और चाइना के जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। वहीं पर नॉर्थ कोरिया ने भी इस बारे में अपनी मुखरता से प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको यदि याद हो तो कल भी मैंने आपको ओलंपिक के बारे में एक लाइन बोली थी कि ओलंपिक की जो आईओसी की नियमावली है उसमें रूल नंबर 50 है जिसमें यह साफ कहा गया था कि किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रदर्शन खिलाड़ी नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट के लिए कोई नियम नहीं है। और ऐसी स्थिति में इन दो देशों के बीच में मतलब क्या होता है, इन दो देशों के बीच में एक विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात